ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नेतृत्व कोई मंजिल नहीं है, ये एक बदलते परिदृश्य से होकर गुजरने वाली एक यात्रा है। कभी उपजाऊ, कभी कठोर, कभी आशाओं से भरी, कभी खतरों से भरी। इस सीईओ फॉर ऑल सीजन्स में कैरोलिन डेवॉर, कर्ट स्ट्रोविंग, स्कॉट केलर और विक्रम मल्होत्रा ने मैकेंसी के दशकों के शोध और सैकड़ों सीईओ के साथ हुई गहन बातचीत का एक अनूठा संकलन प्रस्तुत किया है। उनका मुख्य विचार देखने में सरल लगता है। महान सीईओ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनकी कोई एक प्रमुख शैली होती है, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे बदलते मौसम के अनुसार अपनी शैली को बदलना जानते हैं। पहले अध्याय में नेतृत्व को रैखिक के बजाय चक्रीय रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। नेतृत्व पर अधिकांश साहित्य में कुछ आदर्शों का गुणगान किया जाता है: दूरदर्शी, संचालक, परिवर्तनकारी कलाकार, संस्कृति निर्माता। लेकिन लेखक तर्क देते हैं कि ये आदर्श अपूर्ण हैं, क्योंकि संगठन हमेशा एक ही स्थिति में नहीं रहते। इसके बजाय वे ऋतुओं के अनुसार आगे बढ़ते हैं। वसंत ऋतु सृजन का मौसम। यह बीज बोने, दिशा निर्धारित करने और भविष्य की कल्पना करने का समय है। ग्रीष्म ऋतु विकास और विस्तार का मौसम। यह प्रणालियों के निर्माण, संस्कृति को मजबूत करने और अनुशासित क्रियान्वयन को बढ़ावा देने का समय है। शरद ऋतु अनुकूलन और फसल का मौसम। मूल्य निकालने, पोर्टफोलियो को सरल बनाने और मार्जिन में सुधार करने का समय। सर्दी का मौसम संकट, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण का मौसम। यह वास्तविकता का सामना करने, साहसी निर्णय लेने और पुनर्जन्म की तैयारी करने का समय है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नेतृत्व शैली और संगठनात्मक स्थिति के बीच तालमेल की कमी सीईओ की विफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। एक सीईओ जो परिचालन अनुशासन की आवश्यकता वाले समय में दूरदर्शी बदलाव पर जोर देता है, वो अराजकता पैदा करेगा। एक सीईओ जो पुनर्गठन की मांग वाले समय में अनुकूलन पर अड़ा रहता है, वह कंपनी को पतन की ओर ले जाएगा। यह अध्याय नेतृत्व के एक अधिक गतिशील, अनुकूलनीय मॉडल की पृष्ठभूमि तैयार करता है, एक ऐसा मॉडल जिसमें रणनीतिक कौशल के साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। अध्याय 2, सीईओ का पहला सीजन, स्पष्टता और इरादे के साथ कमान संभालना। सीईओ के कार्यकाल के शुरुआती महीने अपने आप में एक अनोखा दौर होते हैं, अतीत और भविष्य के बीच का एक संक्रमणकालीन समय। लेखक इसे प्रवेश का दौर कहते हैं और उनका तर्क है कि यह सीईओ के करियर के सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से एक है। श्रवण यात्रा की शक्ति। महान सीईओ सबसे पहले सुनना शुरू करते हैं, निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक रूप से। वे निम्नलिखित बातों का विश्लेषण करते हैं: शक्ति केंद्र, सांस्कृतिक सत्य, संगठनात्मक मिथक, छिपी हुई बाधाएं, ऊर्जा और प्रतिरोध के स्रोत। यह राय खट्टा करने के बारे में नहीं है, यह व्यवस्था को समझने के बारे में है। प्रारंभिक कथा ही सब कुछ निर्धारित करती है। कर्मचारी हर हावभाव को समझने की कोशिश करते हैं। सीईओ किससे मिलते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, किसकी तारीफ करते हैं, किस बात को नजरअंदाज करते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि चुप्पी भी एक संकेत है। जो सीईओ शुरुआत में ही अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कहते, वे एक खालीपन छोड़ देते हैं जिसे दूसरे लोग भर देते हैं। गति मायने रखती है, लेकिन सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ सीईओ शुरुआत में ही कुछ बड़े फैसले लेते हैं। सभी फैसले नहीं, बल्कि वे फैसले जो गति प्रदान करते हैं। इन शुरुआती कदमों में अक्सर शामिल होते हैं नेतृत्व टीम में बदलाव, रणनीतिक प्राथमिकताएं, सांस्कृतिक प्रतिबद्धताएं, संसाधन पुनरावंटन। इस अध्याय में ऐसे सीईओ के कई उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने या तो स्पष्टता के साथ अपने शुरुआती दौर का लाभ उठाया या फिर भ्रम की स्थिति में भटक गए। अध्याय 3, वसंत ऋतु, दृष्टि, रणनीति और नए बीज बोने का साहस। वसंत ऋतु संभावनाओं का मौसम है, लेकिन साथ ही नाजुकता का भी। नए विचार नाजुक होते हैं, नई रणनीतियां अप्रमाणित होती हैं, नए दृष्टिकोण गलत समझे जा सकते हैं। लेखक वसंत ऋतु को एक ऐसे मौसम के रूप में वर्णित करते हैं जो 3 प्रकार के साहस की मांग करता है। उत्तर दिशा निर्धारित करने का साहस एक प्रभावशाली दृष्टिकोण कोई नारा नहीं होता। यह एक ऐसी कहानी होती है जो जटिलता को सरल बनाता है, भावनात्मक प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, विभिन्न हितधारकों को एकजुट करता है, निर्णय लेने के लिए एक फिल्टर प्रदान करता है। लेखकों का कहना है कि सबसे अच्छे दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी और प्राप्त करने योग्य दोनों होते हैं।
प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त साहसी और मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त व्यावहारिक। 2. चुनने का साहस रणनीति जोड़ने के बारे में नहीं है, ये घटाने के बारे में है। स्प्रिंग के सीईओ से अपेक्षा है कि वे प्राथमिकताएं निर्दयतापूर्वक निर्धारित करें, आकर्षक विकर्षणों को ना कहें, उन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करें। यहीं पर कई नेता गलती कर बैठते हैं। वे हर किसी को खुश करना चाहते हैं, जोखिम कम करने की कोशिश करते हैं या संघर्ष से बचना चाहते हैं। 3. विश्वास को संगठित करने का साहस। बिना विश्वासियों के कोई भी सपना मात्र होता है। सीईओ को गठबंधन बनाना होगा, गति पैदा करनी होगी और भविष्य को साकार रूप देना होगा। वसंत ऋतु कहानी कहने, सामंजस्य स्थापित करने और भावनात्मक नेतृत्व का मौसम है। अध्याय 4 ग्रीष्मकाल, स्केलिंग, सिस्टम और निष्पादन का अनुशासन। ग्रीष्म ऋतु विकास का मौसम है, लेकिन अनुशासन के बिना विकास विफल हो जाता है। सीईओ की भूमिका दूरदर्शी से बदलकर निर्माता की हो जाती है। स्केल करने योग्य सिस्टम बनाना गर्मी के मौसम के लिए आवश्यक है। शासन संरचनाएं, परिचालन लय, प्रतिभा पाइपलाइन, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियां, अंतर कार्यात्मक समन्वय। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि प्रणालियां नौकरशाही नहीं हैं, वे उत्कृष्टता का बुनियादी ढांचा है। संस्कृति एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। संस्कृति कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह वह अदृश्य संरचना, ब्लूप्रिंट, जो व्यवहार को आकार देती है। ग्रीष्मकाल वह समय है जब सीईओ को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। सांस्कृतिक मानकों को सुदृढ़ करें, वांछित व्यवहारों का मॉडल बनाएं, विषाक्त तत्वों को हटाएं, जीत का जश्न मनाएं, ऐसे नेताओं का विकास करना जो प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकें। एक सीईओ अकेले किसी संगठन को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसे एक कोच, मेंटोर और प्रतिभा को आकर्षित करने वाला व्यक्ति बनना होगा। ग्रीष्म ऋतु अनुशासन, धैर्य और परिचालन दक्षता का मौसम है। अध्याय 5 शरद ऋतु, अनुकूलन, दक्षता और छंटाई की कला। शरद ऋतु फसल कटाई का मौसम है, लेकिन साथ ही कठिन विकल्पों का भी। यह एक ऐसा मौसम है जो परिपक्वता और संयम की मांग करता है। पोर्टफोलियो को सरल बनाना। शरद ऋतु में अक्सर निम्नलिखित की आवश्यकता होती है: डाइवेस्चरस, समेकन, गैर मुख्य व्यवसायों से बाहर निकलना। ये निर्णय भावनात्मक रूप से कठिन हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से आवश्यक हैं। लाभ और उत्पादकता में सुधार। शरद ऋतु का मतलब केवल खर्च में कटौती करना नहीं है, इसका मतलब है प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जटिलता को दूर करना, पूंजी आवंटन में सुधार, परिचालन अनुशासन को बढ़ाना, आत्मसंतुष्टि को रोकना। सफलता आराम लाती है, आराम से उदासीनता आती है, उदासीनता से पतन होता है। शरद ऋतु में सीईओ को घबराहट पैदा किए बिना तत्परता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये सीजन किसी नेता की अनुकूलन और नवाचार के बीच संतुलन बनाने की क्षमता की परीक्षा लेता है। अध्याय 6 शीतकाल, संकट, नवीनीकरण और पुनर्निर्माण। सर्दी का मौसम सबसे गलत समझा जाने वाला मौसम है। यह केवल संकट का मौसम नहीं है, यह नवीनीकरण का मौसम है। सर्दियों के 3 प्रकार: गंभीर संकट, वित्तीय, प्रतिष्ठा संबंधी, परिचालन संबंधी, संरचनात्मक गिरावट, उद्योग में व्यवधान, तकनीकी बदलाव, नेतृत्व का नवीनीकरण, जब संगठन को नए सिरे से शुरुआत की आवश्यकता होती है। कट्टरपंथी पारदर्शिता, कर्मचारी बुरी खबर तो झेल सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता नहीं। सर्दियों में सीईओ से अपेक्षा की जाती है कि वे ईमानदारी, स्पष्टता और सहानुभूति के साथ संवाद करें। निर्णायक कदम बदलाव क्रमिक विकास से हासिल नहीं होते। सर्दियों में आवश्यकता होती है साहसी पुनर्गठन, तीव्र लागत पुनर्स्थापन, नेतृत्व में बदलाव, रणनीतिक बदलाव, भावनात्मक लचीलापन। सर्दियों का मौसम भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण होता है। सीईओ को कमरे में सबसे शांत व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कि वे खुद शांत महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि संगठन को स्थिरता की आवश्यकता होती है। सर्दी का मौसम सच बोलने, साहस दिखाने और खुद को नए सिरे से गढ़ने का मौसम है। अध्याय 7 सीईओ के व्यक्तिगत उतार चढ़ाव, ऊर्जा, पहचान और दीर्घायु नेतृत्व। दौर केवल संगठनात्मक ही नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत भी होते हैं। ऊर्जा प्रबंधन। महान सीईओ ऊर्जा को एक रणनीतिक संपत्ति मानते हैं। वे रिकवरी के लिए नियमित दिनचर्या विकसित करें, आत्मचिंतन के लिए समय निकालें, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखें। पहचान का विकास। हर दौर में एक अलग पहचान की आवश्यकता होती है। सीईओ को नए स्वरूप में ढलने के लिए अपने पुराने स्वरूप को त्यागना पड़ता है। समर्थन प्रणालियां। कोई भी सीईओ अकेले सफल नहीं होता। कोच, मेंटर, सहकर्मी और विश्वसनीय सलाहकार आवश्यक हैं।
यह अध्याय सीईओ की भूमिका को मानवीय रूप देता है और पाठकों को याद दिलाता है कि नेतृत्व उतना ही आंतरिक सफर है जितना कि बाहरी सफर। अध्याय 8 परिवर्तन, वह कौशल जो अच्छे सीईओ को महान सीईओ से अलग करता है। इस पुस्तक का केंद्रीय सिद्धांत यहीं स्पष्ट होता है। महान सीईओ महान परिवर्तन प्रबंधक होते हैं। परिवर्तन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है: आत्मजागरूकता, अपनी स्वाभाविक शैली को जानना, संदर्भ की समझ, मौसम को सटीक रूप से समझना, व्यवहारिक लचीलापन, मौसम बदलने पर अपनी मुद्रा में बदलाव लाना। लेखक सीईओ को ये पहचानने में मदद करने के लिए एक नैदानिक ढांचा प्रदान करते हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं और तदनुसार अपने नेतृत्व को समायोजित कर सकते हैं। ये अध्याय सिद्धांत और व्यवहार के बीच सेतु का काम करता है। अध्याय 9 सीईओ की विरासत, कार्यकाल से परे के दौर। विरासत अहंकार के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में है। एक सीईओ की विरासत इन बातों से परिभाषित होती है: वे जिन नेताओं का विकास करते हैं, वे जो संस्कृति पीछे छोड़ जाते हैं, वे प्रणालियां जो टिकाऊ हैं, उन्होंने जिस रणनीतिक दिशा को गति प्रदान की। लेखकों का तर्क है कि किसी सीईओ की असली परीक्षा उनके कार्यकाल के दौरान का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनके पद छोड़ने के बाद का प्रदर्शन होता है। समापन चिंतन ए सीईओ फॉर ऑल सीजन्स इस बात का गहरा स्मरण दिलाता है कि नेतृत्व गतिशील, चक्रीय और गहराई से मानवीय होता है। यह नेताओं को अनुकूलनशीलता, विनम्रता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनाने की चुनौती देता है। यह उन्हें यह प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता है: मैं किस दौर से गुजर रहा हूं? मेरा संगठन किस दौर से गुजर रहा है और क्या मैं उस दौर की मांग के अनुसार नेतृत्व कर रहा हूं? यह सिर्फ नेतृत्व पर लिखी गई किताब नहीं है, यह प्रबंधन का एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो विकास, गिरावट, नवीनीकरण और पुनर्निर्माण की लय का सम्मान करता है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।